सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज इस सेशन के अंतर्गत इस एक वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पावर शेयरिंग जो कि क्लास 10 से इसका चैप्टर नंबर 1 है, इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को डिटेल फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और आफ्टर जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं इस बात को श्योर करता हूं कि आप इसके सभी एस्पेक्ट को टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप समझ चुके होंगे और सारे पॉइंट आपके क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग जो कि सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसके सभी टॉपिक को डिटेल फॉर्म में हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसी तरह हम लोग आपका सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म हम लोग समझेंगे, जेंडर रीजन कास्ट समझेंगे, पॉलिटिकल पार्टी समझेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। हर चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद इन वन सेशन की जो सीरीज है ये हमारी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कि हम लोगों ने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया है, आपका जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को डिस्कस कर लिया है, पावर शेयरिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट डे आपका फेडरलिज्म आने वाला है। तो इसी वे में हम लोग चलते रहेंगे, हर दिन एक चैप्टर का कंप्लीट फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम बात करेंगे टॉपिक की। तो टॉपिक हमारा इन्हीं 7 पेजेस से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी में आप लोग देख रहे होंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक ओपन है और इस वीडियो लेक्चर के सामने आप बैठे हुए हैं तो आप सभी पॉइंट्स को क्लियर देखते जाएंगे तो आपको समझते हुए आप मतलब समझ में आता जाएगा आपको। जैसे कि अगर बात करें इन 7 पेजेस में कितने कंटेंट हैं तो वो ये सभी कंटेंट हैं जिन कंटेंट को हमें पूरे इस टॉपिक में क्या करना है, पढ़ना है। जैसे आप सबसे पहले इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है, यानी इसकी मीनिंग को देखेंगे, जानेंगे। केस स्टडी 2 देशों की, बेल्जियम और श्रीलंका की हम क्या देखेंगे, केस स्टडी को देखेंगे। हम बेल्जियम के बारे में समझेंगे कि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। हम श्रीलंका को देखेंगे कि वहाँ का एथनिक कंपोजिशन क्या है। ये एथनिक शब्द क्या है, एथनिक कंपोजिशन क्या होता है, हल करने के लिए क्या एकोमोडेशन और मेजोरिटेरियन जैसी पॉलिसीज दोनों देशों ने अडॉप्ट किया वो क्या है। और इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अर्थात वाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, जिसके 2 कारण को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को देखते हुए इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप कंटेंट से रूबरू क्या हो, सभी कंटेंट से आप रूबरू हो चुके होंगे और यही कंटेंट आपका ये इन 7 पेजेस में देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप पूरे चैप्टर की जो है रूपरेखा आप समझ चुके होंगे। अब बात है तो सिर्फ और सिर्फ उस बात की कि हमें डिस्कशन किस वे में स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जब आपकी एनसीईआरटी पेज ओपन होती है तो उस एनसीईआरटी पेजेस में आप कुछ देखते हैं। सबसे शुरुआती में ओवरव्यू, क्या देखते हैं आप, ओवरव्यू। और ओवरव्यू में बताता है कि जो हमने अब तक पढ़ा है, डेमोक्रेसी का जो टूर किया, उस टूर में एक नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है। उस टूर में हमने देखा था कि पावर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में बटी हुई है, लेकिन वही पावर बटी क्यों है, पावर का कंसोलिडेशन क्यों नहीं हो रहा है, पावर का कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, पावर को आखिर हम क्यों बांट रहे हैं। तो इसी वैल्यूज को हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जैसे लिखा है कि विथ दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। और हमने नोट किया था कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि ऑल पावर डज नॉट रेस्ट विथ एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो एक सरकार में जो सभी पावर होती है वो कभी एक हाथ में कंसोलिडेट होकर नहीं रहती है। वो पावर क्या रहती है, डिसेंट्रलाइज रहती है, बटी हुई रहती है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। और हम जानते हैं कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिजाइन फॉर डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी में जो लेजिस्लेटिव होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो जुडिशरी होता है, इनके बीच में पावर बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बटी होनी चाहिए। देखिए ये 3 टर्म आए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। थोड़ा सा हम इसको अगर समझें कि ये क्या होते हैं, तो अगर हम बात कर दें कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और जुडिशरी क्या होती है, तो अगर लेजिस्लेटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें और जुडिशरी की बात करें तो ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम इस टॉपिक में करने हैं। लेजिस्लेचर होता है आपका जैसे कि जो कानून बनाते हैं, जो लोग कानून क्या बनाते हैं, मतलब जो भी नेता पार्लियामेंट में बैठते हैं, पार्लियामेंट क्या है, एक प्रकार लेजिस्लेचर हमारा, वहां पे लोग बैठ के कानून को बनाते हैं। तो कानून जहां से बनता है वो लेजिस्लेचर कहलाता है, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन जहां से होता है वो एग्जीक्यूटिव कहलाता है। और कानून सही तरीके से चल रहा है कि नहीं उसकी फुल मॉनिटरिंग कौन करता है, जुडिशरी करती है। यानी
विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें कौन आते हैं? सभी जो है आपके नेता आते हैं। इसमें कौन आते हैं? तो आप जैसे कि एग्जीक्यूट कौन कौन करता है? अगर आपके देश में कोई कानून बना है तो उस कानून को एग्जीक्यूट कौन कराता है? जैसे अगर हम बात कर दें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो हैं और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं? कानून को एग्जीक्यूट कराते हैं। भाई कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। साथ ही साथ जो आपकी लोकसभा, यानी कि समझ गए आप पूरी मामले को, लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होता है, ये आपके कंप्लीट एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। वहीं पे लेजिस्लेचर में आप समझते ही होंगे, यहाँ पे कानून बनता है, पार्लियामेंट जो नेता होते हैं। ये जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपके आते हैं किसमें? जुडिशरी में। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा मोड़ा आप समझ पा रहे होंगे और थोड़ा सा ही आपको समझना है। तो टॉपिक में कहा है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में पावर जो है बड़े ही सावधानी के साथ, बड़े ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से बटी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद लिखा है क्यों? क्योंकि ये बड़े ही जरूरी चीज होती है डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। और यही चीज हम आने वाले 2 चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग का जो आइडिया है किस तरीके से फॉरवर्ड होता है। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे 2 कहानियों के साथ, और ये कहानियां होंगी किसकी? बेल्जियम और श्रीलंका की। बेल्जियम और श्रीलंका की। और दोनों स्टोरी में हम देखेंगे कैसे डेमोक्रेसी हैंडल करती है डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग को। यानी कि बेल्जियम और श्रीलंका दोनों की केस स्टडी बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसमें आपका जो पावर शेयरिंग चैप्टर नंबर 1 सिविक्स क्लास 10th का है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कैसे यही नहीं, दूसरा जो चैप्टर फेडरलिज्म में, दोनों में देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी हैंडल करती है पावर शेयरिंग की डिमांड को। और साथ ही साथ इस स्टोरी के बाद कुछ कंक्लूजन पे भी हम आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की हमें नीड क्यों है, और साथ ही साथ ये किस तरीके से अलग अलग फॉर्म लेती है, यानी पावर शेयरिंग के अलग अलग फॉर्म्स, जो कि हम आने वाले फॉलोइंग चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ओवरव्यू में हम समझ चुके हैं कि पावर क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, और 2 देशों की कहानियां क्या है, और पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है। और इस तरीके से पूरे इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है इस एमसीक्यू के साथ, और इस एमसीक्यू को हम लोग टॉपिक को हल करने के बाद देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे। अब तक का कंस्ट्रक्शन, अब तक का जो पूरा फॉर्मेट है आप समझ लिए होंगे कि चैप्टर में क्या पढ़ना हमको। तो चैप्टर में 2 देशों की केस स्टडी पढ़नी है, एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। एक बेल्जियम है और एक श्रीलंका है। कहानी क्या है दोनों की? स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बात करें अगर बेल्जियम की, और यहां पे एक शब्द है एथनिक की, तो एथनिक का मतलब सबसे पहले समझेंगे कि हमें बेल्जियम और श्रीलंका की जब अगर हमें पढ़ना है, इन दोनों की एथनिक कंपोजिशन को क्या पढ़ना है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये चीजें हमको क्या करनी है? इस चैप्टर में पढ़नी है सबसे शुरुआती दौर में। तो एथनिक क्या होता है उसको समझते हैं। एथनिक मतलब होता है संजातीय, हिंदी में इसको बोलते हैं संजातीय। तो अगर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ भी अगर ग्रुप ऑफ पीपल है और वो शेयर करते हैं, क्या करते हैं? शेयर करते हैं क्या? एक जैसी लैंग्वेज, एक जैसा कल्चर, एक जैसा लैंग्वेज, एक जैसा कल्चर, एक जैसा रिलीजन, एक जैसा लैंग्वेज, कुछ भी अगर उनकी भी सिमिलरिटीज हैं तो वही सिमिलरिटी एथनिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एथनिसिटी कहलाती है। और वही जो परसेंटेज है वही एथनिक कंपोजिशन का कितना है कितना नहीं है वही कंपोजिशन कहलाता है। यानी कि जो एथनिक शब्द है वो डिराइव होता है एक प्रकार से सोशल डिवीजन से। किससे? सोशल डिवीजन के। और वो सोशल डिवीजन किस पे बेस्ड होता है? शेयर्ड कल्चर। यानी कि एथनिक होता है क्या? एक सोशल डिवीजन जो कि बेस्ड होता है किस पे? शेयर्ड कल्चर पे। और वो शेयर्ड कल्चर किससे हो सकता है? कि उनके कॉमन डिसेंट, जैसे कि आपका लैंग्वेज हो गया, आपका जो है रिलीजन हो गया, आपका जो है कल्चर हो गया, उनकी जो है लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गया, कल्चर हो गया, कुछ भी उनके बीच में जो है कलर हो गया, कुछ भी अगर उनके बीच में सिमिलरिटी मिलती है तो हम उस सिमिलरिटी को कह सकते हैं कि उनके बीच की जो एथनिसिटी है वो इस बेस पे है, लैंग्वेज बेस पे है, कल्चर के बेस पे है, रिलीजन के बेस पे है, कास्ट के बेस पे है, कि इस मतलब इस आधार पे उनके बीच में क्या है? एथनिसिटी है, समझाती है, समानता है। यानी एथनिसिटी आप समझ चुके होंगे कि वो क्या टर्म होता है। तो हम जब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेल्जियम की केस स्टडी को, तो उसमें यही सबसे पहले टॉपिक आता है कि एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो सबसे पहले बेल्जियम
इसको जब हम स्टार्ट करते हैं, बेल्जियम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप में बेल्जियम की जो पोजीशन है ये हमारा कहाँ है, ये इंडिया है। इंडिया को आप देखिए, और इस इंडिया के बाद अगर यूरोप कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो यहाँ पर आप ये फ्रांस दिख रहे हैं, और इस फ्रांस के जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे, फ्रांस के जस्ट, ये फ्रांस है, ये फ्रांस है आपका, इस फ्रांस के जस्ट ऊपर क्या है, बेल्जियम आपको देखने को मिल जाता है। तो बेल्जियम का कुछ लोकेशन यहाँ पे है, और श्रीलंका आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखने में दोनों क्या है, बड़े छोटे छोटे देश देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों देश क्या है, बड़े छोटे छोटे। अब बात करें अगर बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन की, कि वहाँ का जो शेयर्ड कल्चर कैसा है, तो वो शेयर्ड कल्चर हम देख रहे हैं लैंग्वेज के बेस पे। फिलहाल समझते हैं कि बेल्जियम क्या है, एक छोटा सा देश है, किस कॉन्टिनेंट का, यूरोप कॉन्टिनेंट का। और ये जो है एरिया की बात करें तो भारत का एक राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, उस हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। बात करें इसके बॉर्डर की, कि बॉर्डर अपना किससे किससे शेयर करता है, किससे किससे अपना जो है सीमा को क्या करता है, शेयर करता है, तो वो देश हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग। यानी इन 4 देशों से अपने बॉर्डर को बेल्जियम क्या करता है, शेयर करता है। फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इन 4 देशों से अपने बॉर्डर को, सीमा रेखा को क्या करता है, शेयर करता है। और अगर हम इसके पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग इसकी जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास बेल्जियम की जनसंख्या देखने को मिल जाती है, जबकि हरियाणा की आबादी 2 करोड़। यानी आबादी के मामले में भी हरियाणा से छोटा है, और पॉपुलेशन के मामले में भी बेल्जियम क्या है, हरियाणा से छोटा है। अब ये बार हम लोग जो छोटा बोल रहे हैं, इसके पीछे ये पर्सपेक्टिव है कि देखिए एक छोटा सा देश है, और उस छोटे से देश में भी अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही से न हो तो टसल क्रिएट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है बिटवीन द ऑल कम्युनिटी, बिटवीन विद इन द कंट्री। यानी उस कंट्री के बीच में अंदर जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। हम ये बातें समझ पा रहे हैं। यानी कि श्रीलंका और बेल्जियम छोटे से देश हैं, और दोनों के हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को देखने जा रहे हैं, और ये इसके माध्यम से जो एनसीईआरटी में समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर एक छोटे से देश में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट सही से न हो तो रिजल्ट कितना भयावह हो सकता है, कितना सुखद हो सकता है और कितना दुखद हो सकता है। तो बेल्जियम की लगभग एथनिक कंपोजिशन हमने क्या कर लिया, ये आपका देख लिया। अब इसके अंदर की बात देखते हैं कि जो बेल्जियम का जो मैप है, इसको देखिए, ये नीचे रेड कलर का, ऊपर येलो कलर का, ये बीच में कुछ कलर का दिख रहा है, और अब एथनिक कंपोजिशन यहां से हमने पढ़ना है। अगर बात करें एथनिक कंपोजिशन की, कि कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है किस क्षेत्र में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। किस रीजन में, फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को। यानी कि जो एथनिसिटी है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है। यानी कि कंट्री की जो 59% पॉपुलेशन है, 59% जो पॉपुलेशन है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है। किस रीजन में रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, तो बोलती है डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलती है, डच लैंग्वेज बोलती है। वहीं पे अनादर जो 40% जो पीपल्स लिव्स इन वेलोन रीजन, यानी वेलोनिया रीजन, और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, यानी कि ये जो 40% पीपल हैं, नीचे के जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, रेड पार्ट, ये आपका 40% पीपल हैं, ये वेलोन रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच। अब आपके मन में एक समझ में आ रहा होगा कि ये जो है लैंग्वेज का डिफरेंशिएशन क्यों है, क्योंकि बेल्जियम जो है अपने बॉर्डर को अलग अलग देशों से शेयर कर रहा है। ये चीजें हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल बाकी बचे 1% की बात करें तो वो जो बेल्जियन है वो कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है, ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है जर्मन रीजन है, मतलब जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी जर्मन 1%। तो 59, 40 और 1% टोटल हो गए 100% वहां की टोटल पॉपुलेशन। यानी बेल्जियम की जो 59% जो पॉपुलेशन है वो किस क्षेत्र में रहती है, फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, डच लैंग्वेज। 40% जो पॉपुलेशन है वेलोन रीजन में रहती है, और कौन सी लैंग्वेज बोलती है, फ्रेंच लैंग्वेज। बाकी बची 1% पॉपुलेशन जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। अब ये जो लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटीज है वो बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ बॉर्डर, इसकी वजह से क्रिएट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बेल्जियम के जस्ट नीचे कौन सा देश है, फ्रांस। कौन सा देश है,
फ्रांस, ऊपर आपका जो है नीदरलैंड, कौन सा है नीदरलैंड, नीदरलैंड में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, डच लैंग्वेज बोली जाती है, तो डच का प्रभाव। यहाँ पे जर्मनी है, यहाँ पे लग्जमबर्ग है, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, ये इसके बॉर्डर पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटीज भी, यानी इसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में क्या होता है, पड़ जाता है। तो 59, 40 और 1 आप समझ चुके होंगे। अब ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र, यानी कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये एक का कैपिटल सिटी है, क्या है, कैपिटल सिटी, ये कैपिटल सिटी है जिसका नाम है ब्रसेल्स, क्या है, ब्रसेल्स। अब ये ब्रसेल्स जो है, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन देखा जाए कि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करें तो इस ब्रसेल्स में 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच, और 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच। यानी 80% यहाँ पे लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन हमें बेल्जियम का देखने को मिल जाता है, जिसमें कि कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन का 59% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच लैंग्वेज को, किस क्षेत्र में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में। कंट्री की 40% ऑफ द पीपल किस क्षेत्र में रहते हैं, वेलोन रीजन में, कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज। 1% बाकी बचे लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, जर्मनी लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को। वहीं पे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ के 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज को बोलते हैं। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन आपको दिख रहा होगा कि जो देश में ज़्यादा है, देश में ज़्यादा कौन है, डच, कैपिटल में कौन ज्यादा है, फ्रेंच, यानी जो देश में ज्यादा है वो कैपिटल सिटी में क्या है, कम है, और जो कैपिटल सिटी में ज्यादा है वो देश में क्या है, कम है। इस तरीके का कुछ एथनिक कंपोजिशन हमें देखने को मिल जाता है। अब ये हमने देख लिया बेल्जियम का। अब बेल्जियम और श्रीलंका के हम लोग पढ़ रहे हैं एथनिक कंपोजिशन, और अब हम पढ़ेंगे कि ऐसा होने से क्या थोड़ा सा टेंशन का कारण कुछ बनता है कि जब भाई एक ज़्यादा एक कम है और एक कहीं कुछ ज़्यादा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कुछ समस्याएं भी बनती हैं। अब वो क्या बनती है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि जो माइनॉरिटी, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज है वो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है। वो क्या है, थोड़ी सी रिच और पावरफुल है। जो फ्रेंच वाले क्या थे, 40% थे, वो थोड़े रिच और क्या है, पावरफुल है। और दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटीज हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जिसकी वजह से हर कोई अपॉर्चुनिटी में उनको क्या, भाई जो दूसरे बच्चे भाई जो रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल हैं उनको सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन उनको नहीं, जो ज्यादा है उनको नहीं मिल रही है। तो दोनों के बीच में क्या, रिजेंटेड यानी रिजेंटमेंट यानी असंतोष जैसी भावनाएं पैदा होना शुरू हो रही है। जैसे कि जो टेंशन है इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में वो आपका ब्रसेल्स में और एक्यूट हो जाता है। ब्रसेल्स में एक स्पेशल प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग हैं मेजोरिटी कंट्री में है, लेकिन माइनॉरिटी किस में है, मतलब जो देश में ज्यादा है वो कैपिटल में क्या है, कम है, और जो कैपिटल सिटी में ज्यादा है वो देश में क्या है, कम है। तो ब्रसेल्स में एक और समस्या है, क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकार के एथनिक कंपोजिशन की वजह से, इस प्रकार के कोई देश में ज्यादा है, कोई कैपिटल सिटी में ज्यादा है, और दूसरी बात कि जो कम है देश में वो थोड़ा रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल है, इसलिए सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है। जो ज्यादा है उसको इस बात से असंतोष है, इसलिए दोनों के बीच में क्या टेंशन क्रिएट हो रहा है। और जिसकी वजह से आपका अगर देखा जाए दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच और फ्रेंच स्पीकिंग, तो ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s इनके बीच में जो टेंशन है बहुत ज़्यादा एक्यूट रहता है। ब्रसेल्स में भी इन दोनों के बीच में लगातार तनाव की स्थिति हमें देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा बेल्जियम का जो पूरा मामला था वो हमने देख लिया कि यहाँ पर ये कम्युनिटी है 59%, कौन सा क्षेत्र है, फ्लेमिश रीजन, कौन सी लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज। ये आपकी जो है 40% है, कौन से क्षेत्र है, वेलोन रीजन, कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच। ये आपके जो है 1%, कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले, जर्मन स्पीकिंग। ये आपकी कैपिटल सिटी है, यहाँ पे 80% कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, फ्रेंच। वहीं पे 20% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, डच। ये आप समझ पा गए, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में क्या टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब वहीं पे हमने बेल्जियम का तो देख लिया, अब हम देखेंगे श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को कि श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। अगर बात करेंगे श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन की, तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। क्या है, आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन क्या होता है कि जो नेशन, जैसे अगर आप मैप में देखते हैं तो यहाँ मैप में जब आप देखेंगे तो ये जो इंडियन मैप है उसके जस्ट नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलता है, और बीच में क्या, इधर भी पानी, चारों तरफ इसके क्या है, पानी। तो एक ऐसा द्वीप समूह है, मतलब कि एक आइलैंड नेशन है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, और ये पानी समुद्र यानी समुद्र से क्या हुआ है, इंडियन ओशियन से पूरा घिरा हुआ है।
श्रीलंका। और ये जस्ट फ्यू किलोमीटर ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु से जस्ट ही कुछ ही किलोमीटर दूर पर स्थित एक देश है। कौन? श्रीलंका। और इसकी अगर बात करें सिचुएशन की, तो वो आपका लगभग यहाँ की जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की बात करें तो लगभग 2 करोड़ है, और वो भी कितनी? हरियाणा की इतना ही है। लगभग पॉपुलेशन क्या है? अबाउट द सेम एज हरियाणा। बात करें अदर नेशन की तरह, तो साउथ एशियन रीजन में श्रीलंका है जो डाइवर्स पॉपुलेशन, यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की पॉपुलेशन रहती है। मेजर जो सोशल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं श्रीलंका में? एक तो है सिन्हाला स्पीकर, कौन है? एक आपका क्या कौन सा ग्रुप है? सिन्हाला ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? सिन्हाला। और वो कितने परसेंट है? 74%। और दूसरा कौन है? तमिल स्पीकर। कौन से हैं? तमिल स्पीकर। वो कितने हैं? 18%। यानी कि जो 2 मेजर सोशल ग्रुप हैं वो कौन कौन से हैं? एक सिन्हाला और एक हैं आपके तमिल। जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं उनकी आबादी श्रीलंका में कितनी परसेंट है? 74%। और वहीं पर जो तमिल स्पीकर हैं उनकी आबादी कितनी है? 18%। और जो 18% तमिल स्पीकर हैं यानी तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इसमें भी 2 सब ग्रुप हैं। कितने हैं? 2 सब ग्रुप हैं। कौन कौन सा? पहला एक तमिल नेटिव्स का और एक इंडियन तमिल का। जैसे कि जो तमिल नेटिव है यानी कि श्रीलंका के ही जो नेटिव्स हैं जो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं, इनको हम श्रीलंकन तमिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीलंकन तमिल भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? श्रीलंकन तमिल। और ये कितने हैं? 13% यानी 13%। और एक आपके जो रेस्ट यानी जो बचे हुए हैं 5% वो हैं आपके इंडियन तमिल। क्या है? इंडियन तमिल। और ये इनको इंडियन तमिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो फोर फादर्स हैं वो ड्यूरिंग द प्लांटेशन वर्कर जब ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट भारत और श्रीलंका दोनों कॉलोनाइज की थी, तो यहाँ से तमिलियंस को उठा कर लेके जाती थी प्लांटेशन वर्क के लिए, और वो वहीं रह गए, उनके फोर फादर वहीं रह गए। उनकी जो संतानें हुई, पीढ़ियाँ हुई, वो आपकी तमिल लैंग्वेज को बोलती थी। वो भाई तमिल लैंग्वेज को बोलती थी, लेकिन वो इंडियन, उनके फोर फादर कहाँ के थे? इंडियन के थे, इसलिए उनको इंडियन तमिल कहा जाता था। तो उनकी आबादी कितनी थी? अप्रोक्सीमेट लगभग 5%। कितना परसेंट? 5%। यानी कि हम समझ चुके हैं कि आपके 74%, कितने परसेंट? 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं। कौन सी लैंग्वेज को बोलने वाले हैं? सिन्हाला लैंग्वेज को। और 18% जो लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। और इस 18% में भी 2 सब ग्रुप हैं, एक आपका 13% का और एक आपका 5% का। ये जो 13% है ये आपके श्रीलंकन तमिल हैं जो श्रीलंका के ही नेटिव हैं, और जो 5% हैं वो इंडियन तमिल हैं जिनके फोर फादर इंडिया से गए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। यानी कि ये कुछ इस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन आपका श्रीलंका का हमें देखने को मिल जाता है। इसकी आबादी आपको याद होगा कि लगभग 2 करोड़, अबाउट सेम एज हरियाणा। इन दोनों चीज़ों के अलावा एक और बातें इस बुक में लिखी गई है, एनसीईआरटी बुक में, कि श्रीलंका जो श्रीलंकन तमिल्स हैं कंसंट्रेटेड है नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यानी श्रीलंका का मैप में देखेंगे आप तो जो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स है उसी में ये जो तमिल है, श्रीलंकन जो तमिल हैं वो आपके कंसंट्रेटेड हैं। और मोस्टली जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, जो सिन्हाला पीपल, जो यानी सिन्हाला लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, यानी बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। जबकि तमिल की अगर बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध सब हैं, खास करके हिंदू और मुस्लिम सभी प्रकार के धर्मों के लोग हैं। लेकिन जो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग बौद्ध यानी बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को ही फॉलो करने वाले देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे 7% की बात करें तो 7% लोग वहाँ के, कहाँ के? श्रीलंका के लोग किस धर्म संबंधित है? क्रिश्चियन धर्म से, जो तमिल लैंग्वेज को भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। तो श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या बोलता है कि 74% यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे जो एथनिक कंपोजिशन है वो 74% आपके सिन्हाला स्पीकर्स हैं और 18% जो हैं आपके तमिल स्पीकर हैं। और इस 18% में 2 सब ग्रुप हैं, एक आपका है 13% और एक आपका है 5%। जो 13% हैं वो श्रीलंकन तमिल है और जो 5% हैं वो इंडियन तमिल है। वो क्या है? इंडियन तमिल है। और इसके बाद ये तो लैंग्वेज हो गया, रिलीजन के आधार पर भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि 7% लोग क्रिश्चियन हैं जो
हिंदू और मुस्लिम, 7% जो है क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप जब देखेंगे कि देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, यानी कि 7% जो ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, जो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का हमें देखने को मिल जाता है। अब प्रश्न आपका, अब टॉपिक आपका क्या होता है, शुरू होता है कि व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। तो अब इस परिस्थिति में, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में अब क्या होगा, जिसमें कि हमने बेल्जियम को देखा, बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को देखा और साथ ही साथ श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को देखा। अब दोनों के एथनिक कंपोजिशन को हम एक बार अगर से रिकॉल कर लें तो उसमें क्या हमने बेल्जियम में देखा कि 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। किस रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, और स्पीक डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, डच लैंग्वेज, स्पीक डच लैंग्वेज। वहीं पे 40% लोग जो हैं वो आपके वेलोन रीजन में रहते हैं, यानी वेलोनिया में रहते हैं, वेलोन रीजन में रहते हैं और बोलते हैं कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। कौन सी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को। और बाकी बचे जो 1% लोग हैं वो आपके जर्मन स्पीकिंग बेल्जियंस हैं। क्या हैं, जर्मन स्पीकिंग बेल्जियंस हैं। वहीं पे कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात करें तो 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और बाकी बचे 20% लोग आपके जो है डच स्पीकिंग पॉपुलेशन हैं। तो कुछ इस प्रकार से एथनिक कंपोजिशन आपका कहाँ का था, बेल्जियम का था। वहीं पे अगर श्रीलंका की हम बात करेंगे तो श्रीलंका में अगर हम देखा जाए तो 74% लोग सिन्हाला स्पीकर्स हैं, यानी सिन्हाला लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। वहीं पे आपके 18% लोग तमिल स्पीकर हैं। क्या है, तमिल स्पीकर, यानी तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले हैं। अब इस 18% में भी दो सब ग्रुप हैं, एक आपका 13% और एक आपका जो है 5%। अब इस 5% की बात करेंगे तो इस 13% को हम लोग बोलते हैं जो लोग हैं श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, ये श्रीलंकन तमिल है। और वहीं पे 5% लोग जो हैं इंडियन तमिल कहलाते हैं। अब ये इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझ चुके हैं, यानी जो श्रीलंका के नेटिव हैं वो श्रीलंकन तमिल कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 13%। और जो जिनके फोर फादर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया चले गए थे प्लांटेशन वर्क के लिए, वो थे 5% जो कि इंडियन तमिल कहलाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक और आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 7% लोग जो हैं वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, जो कि तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेज को क्या करते हैं, बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम का और कुछ इस प्रकार का एथनिक कंपोजिशन श्रीलंका का हमें देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब अगर टॉपिक में आगे बढ़े तो टॉपिक में हमारा दिखा रहा है कि बेल्जियम की बात करें तो डच कम्युनिटी क्या कर रही है, एडवांटेज ले सकती है अपना किसका, न्यूमेरिक मेजोरिटी का, और अपने विल को इंपोज कर सकती है फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पे, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। वहीं पे आपको बोल सकते हैं कि जो कम्युनिटी है दोनों साइड की, वो जैसे कि कोई देश में ज़्यादा है तो कोई कैपिटल में ज़्यादा है, तो दोनों क्लेम कर रही है कि मेरा शासन होगा, मेरा जो है क्या बोल सकते हैं कि कंट्रोल मेरा ब्रुसेल्स पे होगा, मेरा देश पे कंट्रोल होगा। तो वो कहती नहीं मेरा होगा, क्योंकि एक कह रहा है कि मैं देश में ज़्यादा हूँ, एक कह रहा है मैं कैपिटल सिटी में ज़्यादा हूँ। और वहीं पे आप सिन्हाला कम्युनिटी की बात करें तो श्रीलंका की बात करें तो सिन्हाला कम्युनिटी क्या है भाई, इवन बिगर मेजोरिटी है, जो कि अपनी विल को क्या कर सकती है, इंपोज कर सकती है, क्या कर सकती है, पूरे देश पे। तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका दोनों के क्या कर लिया, एथनिक कंपोजिशन को पूरी तरीके से समझ लिया, यानी दोनों के एथनिक कंपोजिशन को पूरी तरीके से समझ लिया, जान लिया और याद भी कर लिया। तो आई होप आप दोनों की एथनिक कंपोजिशन को अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अब अगर बात करें टॉपिक में तो हम पहले एमसीक्यू को हल करते हैं, जो एमसीक्यू हमारा इस शुरुआती चैप्टर में शुरू हुआ था कि आपका कि सबसे पहला एमसीक्यू कि विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल सिटी क्या है, ब्रसेल्स। पहला ऑप्शन, इसका सेकंड वाला ऑप्शन क्या है सही,
श्रीलंका में जो श्रीलंकन तमिल थे किस पार्ट में कंसंट्रेटेड थे, तो आपको याद होगा नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में। इसके बाद अधिक लैंग्वेज जो विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 18% ऑफ द पीपल ऑफ ब्रसेल्स, ब्रसेल्स में जो 80% जो पॉपुलेशन है वो किस लैंग्वेज को बोलती थी, तो वो आपको याद होगा फ्रेंच, ये आपका फ्रेंच। और इस तरीके से एमसीक्यू आपका ये वाला कंप्लीट हुआ। वहीं पे जब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो उसके भी एमसीक्यूज आपके यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये जो पूरा सेशन है हम लोग टू द पॉइंट एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल डिटेल फॉर्म में, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सभी टॉपिक्स को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे दोनों देशों ने अपने यहाँ की इस प्रकार की एथनिक कंपोजिशन को हैंडल किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रीलंका की, कि श्रीलंका अपने यहाँ अपनी मेजोरिटी को अपने यहाँ की किस प्रकार से पॉलिटिकल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया और कैसे हल करने का प्रयास करती है, क्या वहाँ पे कंडीशन क्रिएट होती है आफ्टर दिस टाइप्स ऑफ एथनिक कंपोजिशन। तो अगर बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका जो है इमर्ज होता है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। 1948 में जो श्रीलंका है आज़ाद होता है, 47 में भारत आज़ाद होता है, 48 में श्रीलंका आज़ाद होता है। इस जो लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी हैं सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। देखिए जो पूरा सेशन हमारा है, इस पूरे सेशन में हम लोग एक एक लाइन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक एक लाइन को हम लोग समझ रहे हैं। तो आपको एक एक लाइन को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा फास्ट वे में चल रहा है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि आप समझ भी पाएं, एक एक पॉइंट भी टच करें, एक एक लाइन भी देख लें कि ताकि आंसर राइटिंग में हमें दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। तो अगर बात करें जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर थे वो अपने डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए, वो भी किस गुणवत्ता के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, क्योंकि वो ज़्यादा है, मेजोरिटी में क्या है, ज़्यादा संख्या में कितने ज़्यादा हैं, यानी 74% है। इस आधार पे आज़ादी के बाद से ही जो श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो अपने डोमिनेंस को क्या करना चाहते थे, सॉट टू सिक्योर करना चाहते थे, जिसकी वजह से जो सरकार बनती है, भाई सरकार तो हमेशा मेजोरिटी की ही सुनने का प्रयास करती है, क्योंकि भाई जीतने के लिए उसको मेजोरिटी का ही वोट चाहिए, मेजोरिटी बनना पड़ेगा। तो एज ए रिजल्ट जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसने एडोप्ट कर लिया अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स, यानी मेजोरिटेरियन मेजर्स को उसने क्या कर लिया, एडोप्ट कर लिया कि भाई मेजोरिटी की ही बातों को हम सुनेंगे, और इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया क्या, सिन्हाला सुप्रीमेसी, यानी सिन्हालियन की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियन मेजर्स को क्या कर लिया, एडोप्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक टर्म आएगा मेजोरिटेरियनिज्म, कि क्या होता है, आइज्म लगा है यानी आइडियोलॉजी है, मेजोरिटी की बातें सुनना ही मेजोरिटेरियनिज्म है, स्पष्ट रूप से आप समझ चुके होंगे। और इसमें क्या कहा जाता है कि एक ऐसा बिलीफ जिसमें ये माना जाए, एक ऐसा बिलीफ जिसमें ये माना जाए कि जो आपकी मेजोरिटी कम्युनिटी है वही शुड बी एबल टू रूल, यानी एक ऐसी थिंकिंग प्रोसेस जिसमें यह माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन अ कंट्री इन विच एवर वे इट वांट, चाहे जैसे भी हो, बाय डिसरिगार्ड द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। भले ही जो विश है, जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं, जो नीड है, कंसर्न है माइनॉरिटी की, भले ही उसको आप डिसरिगार्ड कर दीजिए, लेकिन एक देश में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही शुड बी एबल टू रूल होनी चाहिए, वही शासन के योग्य होती है, वही योग्य होनी भी चाहिए। तो ऐसी थिंकिंग प्रोसेस क्या कहलाती है, मेजोरिटेरियनिज्म। आप समझ पाए होंगे कि इस प्रोसेस को, इस मेजर्स को उस वक्त की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है एडॉप्ट कर लेती है टू एस्टेब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। अब इसके बाद क्या क्या होते हैं, इस प्रकार के मेजर्स को एडॉप्ट करने के बाद क्या होता है। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil. 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है और इस एक्ट को पास करके सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका जो है बना दिया जाता है, यानी श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगी, सिन्हालियन लैंग्वेज रहेगी। यानी सिन्हालियन को सुप्रीमेसी देने के लिए पहला जो एक्ट आपका 1956 में पास होता है, उस एक्ट के थ्रू सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। पहला मेजर्स तो ये एडॉप्ट कर लिया गया। सेकेंड में क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट है फॉलो करना शुरू करती है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को,
प्रेफरेंशियल पॉलिसीज जिसमें कि वो फेवर करती है सिन्हाला एप्लीकेंट्स को किस चीज़ों में, फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, इन सभी चीज़ों में जो सिन्हालियन एप्लीकेंट थे, जो सिन्हालियन जो एप्लीकेंट अभ्यर्थी होते थे, उनको गवर्नमेंट प्रेफर करती थी, फेवर करती थी। तो पहला दूसरा इन दोनों पॉइंट के थ्रू हम समझ रहे हैं किस प्रकार से सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करती हुई बढ़ रही है सरकार। इसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट किया गया जिसमें कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जिसमें सरकार खुद प्रोटेक्ट करेगी, फोस्टर करेगी किसको, बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। क्यों? क्योंकि जो मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है यानी सिन्हालियन कम्युनिटी है वो किस धर्म से आती है मैक्सिमम, तो वो उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो भी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टिपुलेट करती है, तैयार करती है जिसमें कि स्टेट खुद प्रोटेक्ट करेगा, फोस्टर करेगा, नरिशमेंट करेगा किसका, बुद्धिज्म का। ये चीज बन गई। और जब ऐसा गवर्नमेंट करना शुरू कर देती है, ऐसे तमाम मेजर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है, तो एक के बाद एक ऐसे मेजर्स को जब गवर्नमेंट यानी सिन्हालियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करना शुरू करती है तो इसका इम्पैक्ट अब उस देश पे पड़ने वाला है। और वो इम्पैक्ट में क्या मिलता है कि ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, जिसकी वजह से इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन एमंग द श्रीलंकन तमिल। तो भाई सिन्हालियन सिन्हाला एप्लीकेंट्स को आप जो फेवर कर रहे हो, उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो, उनकी धर्म को आप ध्यान रखते हुए ऐसी व्यवस्था बना रहे हो कि जिसमें स्टेट खुद प्रोटेक्ट करेगा, फोस्टर करेगा बुद्धिज्म को, तो भाई जो अदर जो कम्युनिटी है, तमिल कम्युनिटी है, वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन से ग्रसित हो जाएगी, उसके अंदर अलगाव की भावनाएं क्या होने लगेगी, पैदा होने लगेगी। तो इसका इम्पैक्ट पड़ना अब शुरू होगा और जिसकी वजह से जब वो महसूस करना शुरू करते हैं कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स was sensitive to their language and culture, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी लैंग्वेज के प्रति, उनके कल्चर के प्रति, उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव नहीं है, जिसकी वजह से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी कि इसी की वजह से तो ये जो संविधान बन रहा है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं, उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से डिनाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उनके साथ क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। चाहे जॉब की बात करूं, अदर अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो हर चीज को, उनके इंटरेस्ट को, उनकी नीड को, उनके कंसर्न को इग्नोर किया जा रहा है। किसके? तमिल को। ये उनको महसूस होने लगा और इसकी वजह से एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम, जिसकी वजह से सिन्हाला और तमिल के बीच की जो स्थिति है वो आपकी कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति हमें क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाती है और मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल थे, वो श्रीलंकन तमिल क्या करते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करते हैं, स्ट्रगल को लॉन्च करते हैं। किसके लिए? कि उनको लैंग्वेज को, तमिल लैंग्वेज को भी क्या मिले, रिकॉग्निशन मिले और उनकी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या का दर्जा मिले और उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिले, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले, सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, मतलब जो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं वो चीज़ें उनको मिले। इन सब चीज़ों के लिए जो श्रीलंकन तमिल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च करना शुरू करते हैं, स्ट्रगल को लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, तमाम मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। बट उनकी डिमांड फॉर जो मोर ऑटोनॉमी है प्रोविंसेस में पॉपुलेटेड बाय तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड, मतलब जो भी डिमांड वो कर रहे हैं वो बार बार डिनाई कर दी जाती है बाय द सिन्हालियन गवर्नमेंट। बाय 1980s की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनती हैं जो डिमांड करती हैं इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अब ये तमिल एलम क्या है, यानी तमिल राज्य, तमिल देश, यानी कि जैसे भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी और भारत से ही अलग होकर जो है एक देश बना जिसका नाम था पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आप सुने होंगे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो उसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी जिन क्षेत्रों में तमिल स्पीकर्स मैक्सिमम है नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में, वो डिमांड करते हैं कि जब हमारी डिमांड को आप नहीं सुन रहे हो तो हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल एलम दे दो और हम वहीं रह लेंगे, अपनी व्यवस्था हम खुद देख लेंगे, अपनी सरकार खुद चला लेंगे, अपनी व्यवस्था हम खुद कर लेंगे। तो वो 1980 आते आते तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं और वो सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड करते हैं किसकी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम की, और ये होगा किधर, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका में। और जब ये चीज़ें नहीं, ये इस चीज़ को भी
जाहिर सी बात है, सारी बातें रिपीटेडली डिनाई की जा रही हैं, तो क्या इस बात को माना जाएगा? इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और जल्द ही ये सिविल वार में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है श्रीलंका का। और दोनों कम्युनिटी की वजह से, दोनों कम्युनिटी के बीच में टेंशन की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पूरे देश के जो पॉलिटिकल आर्डर है उसमें जो उसकी जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी तरीके से देश की सारी व्यवस्था एक गृह युद्ध के फॉर्म को ले लेती है और ऐसी तमाम परिस्थितियां हमें देखने को मिल जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप एक के साथ पावर को शेयर करोगे और एक के साथ पावर को शेयर नहीं करोगे तो स्थिति जायज सी बात है बिगड़ेगी। यानी कि जो डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी, हम जानते हैं कि ये सिविल वार में कन्वर्ट होता है और एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ कम्युनिटी के मारे जाते हैं। बहुत सारे जो फैमिलीज हैं वो फोर्स टू लीव द कंट्री, वो देश को छोड़ देते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लॉस्ट कर देते हैं अपनी लाइवलीहुड को। सिविल वार की वजह से टेरिबल सेटबैक होता है सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द कंट्री और ये फाइनली 2009 तक ये चलता है और उसके बाद जो है स्थिति कुछ सुधार में आजकल, मतलब आज आप देख सकते हैं जो भी परिस्थितियाँ हो। तो यानी कि पावर को देखो शेयर न करने की वजह से श्रीलंका में कुछ इस तरीके की व्यवस्था बन जाती है। यानी कि हमने देखा कि एक देश था श्रीलंका और एक देश था बेल्जियम, और श्रीलंका और बेल्जियम दोनों के हमने एथनिक कंपोजिशन को देखने के बाद दोनों के हैंडल करने की व्यवस्था को देखा, जिसमें श्रीलंका को हमने देखा कि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म जैसी पॉलिसीज को फॉलो किया गया सिन्हाला सुप्रीमेसी को बनाने के लिए, सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसकी वजह से जो दूसरी अदर जो कम्युनिटीज़ थी उसके बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप होता है और दोनों कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट डेवलप होते होते कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होता है, अंत में सिविल वार होता है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अब हम दूसरे देश का देखेंगे कि वो अपने यहाँ के एथनिक कंपोजिशन को किस तरीके से मैनेज करता है। श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था, उसने कैसे मैनेज किया, इसको तो हमने देख लिया और रिजल्ट क्या है इसको भी देख लिया। अब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन क्या था हमने देख लिया, अब वो कैसे मैनेज करेगा इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम अपने यहाँ कैसे मेंटेन करता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो बेल्जियम की अगर हम बात करेंगे कि बेल्जियम का जो बेल्जियन मॉडल था वो किस तरीके से अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को मेंटेन करता है। तो बेल्जियन जो लीडर्स थे, पहली बात तो वो एक डिफरेंट पाथ को जो है अडॉप्ट करते हैं और वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। मतलब कि बेल्जियम में जो कल्चरल डिफरेंसेस था, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, चाहे रिलीजन के आधार पे हो, जो कल्चरल डिफरेंसेस थी, रीजनल डाइवर्सिटीज थी, पहले उसको पहचानते हैं। यानी उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं अपने रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल डाइवर्सिटीज को। ये बेल्जियम आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बेल्जियम है मैप, ऊपर आपका जो नीदरलैंड है, ये आपका जर्मनी है, ये आपका फ्रांस है, लग्जमबर्ग है, ये सभी देशों से अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। ये यहाँ के लीडर्स कैसे एकोमोडेशन शुरू करते हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज होती है वो आपकी एकोमोडेशन कहलाती है। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एकोमोडेट करना, सभी चीज़ों को क्या करना, समावेशित करना। जितने भी लोग हैं किसी एक को छोड़ना नहीं, प्रेफर ना करना, किसी एक जो मेजोरिटी में सिर्फ उसकी बात ना सुनना, सबकी बात सुनना, एकोमोडेट करना, सबको एकोमोडेट करना। तो एकोमोडेशन जो मॉडल था किस तरीके से था, तो सबसे पहले जो बेल्जियन लीडर्स थे वो अपने यहाँ की एग्जिस्ट करने वाली रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज करते हैं और इसके बाद Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times. वो अपने संविधान को 4 बार क्या करते हैं, अमेंड करते हैं, संशोधन करते हैं, अपने संविधान में 4 बार संशोधन करते हैं और एज अ वर्कआउट एंड अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सिंगल, मतलब अपने संविधान को 4 बार अमेंड करते हैं जिससे कि सभी लोग एक साथ रह सकें। और इसके अलावा भी कुछ अपने इस बेल्जियन मॉडल में करते हैं, क्या करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है कि जो नंबर ऑफ डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे, शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच, क्योंकि कितनी कम्युनिटीज हैं मुख्य रूप से, डच और फ्रेंच, तो वो जो दोनों कम्युनिटी के जो लोग होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, शैल बी इक्वल। और स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक द
डिसीजन यूनिलेटरली। अब बताइए, जब दोनों डच और फ्रेंच दोनों की कम्युनिटी के लोग इक्वल रहेंगे, क्या कोई अकेले डिसीजन ले सकता है? तो नहीं ले सकता है। तो मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड मॉडल, बेल्जियम मॉडल में तीसरा स्टेप क्या था कि जो मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर की गई ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, यानी चाहे फ्रेंच वेलोन रीजन हो चाहे फ्लेमिश रीजन हो। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट। यानी कि पहला पॉइंट में क्या किया गया, संविधान को 4 बार, कितनी बार, 4 बार अमेंड किया गया, जिससे कि सभी लोग भाई सहज तरीके से एक साथ एक देश में एक तरीके से रह लें, एक समानता के साथ, इक्वलिटी के साथ। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों मिनिस्टर को, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर को क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर को, तमाम पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या किया गया, शेयर किया गया, और जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी अपने खुद के डिसीजन को इंडिपेंडेंटली ले सकती हो और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसका सबऑर्डिनेट ना हो, वो खुद भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सके। इसके बाद ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज के हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि रिप्रेजेंटेशन, यानी ब्रसेल्स में, ये तो हो गया पूरे देश का मामला। ब्रसेल्स की बात करें तो ब्रसेल्स में एक अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, और उस सरकार में चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हों या फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हों या फ्रेंच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो डच स्पीकिंग रिप्रेजेंटेटिव हो, दोनों की संख्या क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया। यानी ब्रसेल्स में भी एक अलग प्रकार की सरकार बनाई गई, जिसमें फ्रेंच और डच दोनों प्रकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इक्वल कर दिया गया, जिससे वहां पे विवाद की स्थिति क्या हो गई, कम हो गई। और द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन बेल्जियम बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड द इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई जो देश में ज्यादा है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भाई तुम कम हो तो भी हम इक्वल मान लेते हैं। तो जो राजधानी में यानी कैपिटल सिटी में कम था, ज़्यादा था, वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई जब तुमने हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो हम तुमको जो कैपिटल सिटी में गवर्नमेंट बन रही है तुमको भी हम जो है, भले तुम कम हो तो हम तुमको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। उसने जो देश में हाथ पकड़ लिया तो उसने राजधानी में हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ से हाथ मिला के क्या होने लगे, चलने लगे। तो कुछ इस तरीके से बेल्जियम मॉडल रखा गया। इसके बाद इन तीनों प्रकार की सरकार को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई, स्टेट गवर्नमेंट बनाई गई, और इनके अलावा भी अ थर्ड टाइप्स अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई गई, जिसको क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ही क्या था, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, एथनिक कंपोजिशन के एथनिक कम्युनिटीज हैं, उन सभी एथनिक जो कम्युनिटी है उसके ऊपर काम करना, चाहे वो लैंग्वेज के आधार पे हो, चाहे वो कल्चर के आधार पे हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, किसी भी आधार पे जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरह काम करती है। यानी कि इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन स्पीकिंग हो, नो मैटर कि वो कहाँ रहते हैं, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग द कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। यानी कि एक तीसरे प्रकार की भी सरकार बनाई गई, जिस सरकार को क्या बोला गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या इलेक्टेड होती थी बाय द लैंग्वेज कम्युनिटी, जैसे डच कम्युनिटी, फ्रेंच कम्युनिटी, जर्मन कम्युनिटी, हर कम्युनिटी की अपनी अपनी क्या होती थी, सरकार होती थी। और उस कम्युनिटी की जो सरकार है, उस कम्युनिटी की चाहे लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो, चाहे कल्चरल एजुकेशनल रिलेटेड इशू हो, चाहे कल्चरल इशू हो, चाहे किसी प्रकार का इशू हो, वो जो कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी बन गई, तो ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है अपनी कम्युनिटी की चाहे लैंग्वेज रिलेटेड इशू हो, चाहे कल्चरल रिलेटेड इशू हो, चाहे वो एजुकेशनल रिलेटेड इशू हो, इन सब पे काम करती थी। क्या करती थी, इन सब पे काम करती थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार से 3 प्रकार की सरकार बनाई गई बेल्जियम में, सेंट्रल, स्टेट और कम्युनिटी गवर्नमेंट। और हम ये समझ चुके हैं कि बेल्जियन मॉडल बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन ये जो अरेंजमेंट किया गया उसने बहुत अच्छा काम किया। और दे हेल्प टू अवॉइड द सिविक स्ट्राइफ, जो सिविल वार श्रीलंका में हमें देखने को मिलता था, वैसी स्थिति से बेल्जियम क्या होता है, बच जाता है। और 2 मेजर कम्युनिटीज एंड द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री इन लिंग्विस्टिक लाइन। यानी कि जब हम समझ चुके कि जब बेल्जियम ने इतना शानदार अरेंजमेंट किया जिससे कि दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और इसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट बना दिया, सबको इक्वल पावर बांट दिया, सबके इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कर दिया, जिससे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी
बहुत शानदार तरीके से ये जो अरेंजमेंट है काम करता है और ये अच्छा भी चलता है। और इसकी वजह से जब बहुत सारे देश यूरोपियन पार्लियामेंट के ब्रसेल्स में क्या बोलते हैं कि यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे देश यूरोपियन यूनियन बनाते हैं, और उस वक्त जब यूरोपियन मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ कि वेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट इन ब्रसेल्स बेल्जियम यूरोप कम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। बहुत सारे यूरोप के जो कंट्री हैं अपना यूनियन बनाने के लिए आए, तो उस वक्त के उस दौर में बेल्जियम को ही अपना हेडक्वार्टर बनाए, यानी ब्रसेल्स को ही अपना क्या बनाए, हेडक्वार्टर बनाए, क्योंकि यूनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से बेल्जियम ने क्या किया, एकोमोडेट किया, मेंटेन किया, जिसकी वजह से आपका हेडक्वार्टर किसका, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी ब्रसेल्स को क्या कर दिया गया, बना दिया गया। तो हमने इन दोनों कहानियों के जरिए बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को खूब डिटेल तरीके से देखा, और इन दोनों के एथनिक कंपोजिशन के बाद इन्होंने किस तरीके से अपने यहाँ की एथनिक डाइवर्सिटीज को हैंडल करने का प्रयास किया। श्रीलंका ने क्या, मेजोरिटेरियन मेजर को अडोप्ट किया, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, सिविल वार हुआ। और एथनिक कंपोजिशन बेल्जियम के देखने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसने हल किया, तो इसने एकोमोडेशन किया। किसने किया, इसने क्या किया, एकोमोडेशन किया, जिसकी वजह से स्थितियाँ बहुत बेहतर रहीं और इसका एप्रिसिएशन भी हुआ, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर बनाना पड़ा तो लोग यूरोपियन यूनियन के जो देश थे उन्होंने ब्रसेल्स को ही अपना यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसने शानदार तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को किया, एकोमोडेट किया, सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने का काम किया। तो इससे पूरे विश्व में प्रशंसा हुई। इसकी जो है अपने देश में ही स्थिति क्या हो गई, बहुत बद से बदतर तरीके से हमें देखने को मिल जाती है, सिविल वार जैसी कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम समझ चुके हैं कि आपका बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का एथनिक कंपोजिशन और दोनों के अपने एथनिसिटी को कैसे हैंडल किया, एक ने एकोमोडेशन किया, एक ने मेजोरिटेरियनिज्म किया, इसका फेल हुआ, इसका पास हुआ। और इस तरीके से हम समझ चुके कि अगर एक छोटे से देश में भी बढ़िया से पावर शेयरिंग न हो, सही तरीके से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट न हो, तो स्थिति बड़ी ही बद से बदतर हो सकती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब थोड़ा सा एक दो MCQ है, उसको हम देख लेते हैं कि एलम का मतलब क्या है। तो हम समझ चुके हैं एलम का मतलब क्या होता है, स्टेट होता है। वहीं पे बात करें इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स श्रीलंका इमर्ज एन इंडिपेंडेंट नेशन, तो श्रीलंका कब होता है इंडिपेंडेंट, 1948 में। आपकी बात करें कि विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय द 1956 एक्ट पास्ट, तो कौन सी लैंग्वेज को, तो सिन्हाला लैंग्वेज को जो है 1956 में एक्ट के थ्रू ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, हायर टू लोअर इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसको हम लोग ऐसा पढ़ेंगे। एक ऐसा बिलीव जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन द कंट्री व्हिच एवर इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, यानी जिसमें माइनॉरिटी की विश और नीड को क्या कर दिया जाए, डिसरिगार्ड कर दिया जाए, और मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल हो, तो ऐसी आइडियोलॉजी क्या बोला जाता है, तो ऐसी आइडियोलॉजी को बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। ये भी चीजें आप खत्म कर चुके होंगे, तैयार कर चुके होंगे। अब टॉपिक हमारा जो है अंतिम चरण में पहुंच चुका है, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होता है, कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों होता है। अगर बात करें व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी व्हाई डू वी नीड पावर शेयरिंग, ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग की जरूरत हमें क्यों है, पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है, इसको हम लोग देखते हैं। हेलो, अगर हम बात करें कि पावर शेयरिंग की हमें जरूरत क्यों है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, तो ये जो टॉपिक है ये लगभग इस चैप्टर के अब अंतिम पड़ाव में हमें पहुंचा रहा है। अगर बात करें पावर शेयरिंग की जरूरत की, तो इसके दो कारण हैं। पहला है प्रूडेंशियल रीजन, पहला क्या है, प्रूडेंशियल रीजन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और दूसरा क्या है, मोरल रीजन। क्या है, मोरल रीजन। इन दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री होता है। यानी कि पावर शेयरिंग जरूरी होता है बिकॉज ऑफ टू रीजन्स, मोरल रीजन्स एंड द आपका जो है प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या कहते हैं कि firstly power sharing is a good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social group। भाई पावर शेयरिंग होना एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है, प्रूडेंशियल रीजन है, क्योंकि पावर शेयरिंग करने से हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका में कि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ समाज में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई। वहीं बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई।
यानी कि समाज में, सोशल ग्रुप में, कंट्री में स्टेबिलिटी को स्टेब्लिश करने के लिए पावर शेयरिंग होना चाहिए। यानी कि जो पहला जो समझदारी भरा निर्णय है वो ये आपका बनता है कि पावर शेयरिंग अच्छी होती है, जरूरी होती है, बिकॉज ये वो चीज होती है जो रिड्यूस कर देती है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। समाज में विवादों की स्थिति को क्या कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि जब समाज में विवाद होगा तो समाज में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो आपकी बढ़ती है। और पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है, अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी पॉलिटिकल ऑर्डर में स्टेबिलिटी लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पावर शेयरिंग। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि जब इंपोज किया जाता है द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। हम जानते हैं कि इंपोज करना द विल एंड विशेस ऑफ द मेजोरिटी ऑन द माइनॉरिटी। अगर हम मेजोरिटी की विश को हम माइनॉरिटी की विश पे थोप दें, अपनी विश को हम लोग कम वाले पे, अधिक वाले लोग कम वालों पे अपनी विश और अपनी जो विल है उसको इम्पोज कर दें, तो एक छोटे समय के लिए शॉर्ट रन में अट्रैक्टिव दिख सकता है, अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन के लिए देखा जाए, लंबे समय तक देखा जाए तो एक देश की जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देता है। यानी कि मेजोरिटी की जो विल है उसको इम्पोज करना माइनॉरिटी के ऊपर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन कम समय के लिए दिख सकता है, लेकिन एक लंबे समय में अगर जब देखेंगे आप तो ये कहीं ना कहीं देश की यूनिटी को डिस्टर्ब कर देता है, देश की एकता और अखंडता को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। और यहां तक कि हम जानते हैं कि जो टायरनी होता है यानी अत्याचार होता है किसके द्वारा, मेजोरिटी के द्वारा, वो एक जस्ट ऑपरेशन फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल। कि जो मेजोरिटी माइनॉरिटी पे अत्याचार करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का ही अत्याचार होता है या माइनॉरिटी ही सिर्फ डिस्टर्ब होती है, ऐसा करने से ऑफन अफेक्ट मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल, मेजोरिटी भी डिस्टर्ब होती है। यानी बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यानी प्रूडेंशियल रीजन, वी कैन से दैट कि पावर शेयरिंग इज गुड, पावर शेयरिंग इज अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर द सोशल ग्रुप, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री। दूसरा जो रीजन है मोरल रीजन, इसमें देखा जाएगा कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, कि पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी चीज होता है क्योंकि इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र किसी देश का कितना बढ़िया होगा, ये वहाँ के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी देश का जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कितना अच्छे तरीके से हो रहा है, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करता है। किसी देश का लोकतंत्र कितना अच्छा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस देश में जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो कितना शानदार तरीके से हो रहा है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की जो आत्मा है वो आपकी क्या होती है, पावर शेयरिंग होती है। यानी कितनी अच्छे से पावर शेयरिंग हो रही है, जितनी अच्छे से पावर शेयरिंग होती है किसी देश में, उतना ही अच्छा लोकतंत्र वहां पे उभर के सामने आता है। समझ चुके होंगे आप। और डेमोक्रेटिक रूल में जो है इन्वॉल्व होते हैं पावर, इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड दोज हु हैव टू लिव विद इफेक्ट एंड पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड एंड हाउ दे आर टू बी गवर्न। यानी कि कुल मिला जुला के पीपल सेंट्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और मैक्सिमम पावर की क्या शेयरिंग लोगों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि लोग ही केंद्र में होने चाहिए, क्योंकि लोग ही खुद एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक लोकतांत्रिक देश में, जिसमें वो उस व्यवस्था को बनाते हैं खुद पे शासन करने के लिए। तो जो व्यवस्था बने वो लोगों के लिए ही बने, टू द पीपल बने, फॉर द पीपल बने, बाय द पीपल बने, लोगों के लिए बने, लोगों से बने, लोगों के द्वारा बने। तो यही तो आपका लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र अगर है तो उसमें पावर शेयरिंग होना ही चाहिए। तो बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, यानी प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज अ गुड, बिकॉज प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, और ये होना चाहिए। और कोई पूछ दे कि पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों है, तो इन सभी कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं कि पावर शेयरिंग के होने के दो प्रमुख कारण हैं, होने चाहिए बिकॉज ऑफ टू रीजन, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, समाज में विवाद को कम करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। इन दोनों कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि वी नीड पावर शेयरिंग। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम में आ चुके हैं, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग की अलग अलग फॉर्म्स, जो कि इस चैप्टर का क्या है, लास्ट टॉपिक। हम 4 फॉर्म्स को पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक में। पहला आपका आर्गन्स में पावर का बंटना, लेवल्स में पावर का बंटना,
सोशल ग्रुप में पावर का बंटना और पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट में पावर का बंटना। और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की बात करें तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड in the opposition to the notion of undivided political power. For a long time it was believed that all power of government must reside in one person or group of person located at a place. It was felt that if the power decided to disperse, it would not be possible to take quick decision and had to inform them. देखिए एनसीईआरटी की जब आप पढ़ते हो एक एक लाइन उसका एक अलग ही सेंस देती है। जैसे इस पूरी चीज़ को हमने पढ़ा तो उसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं कि प्राचीन समय में पावर को लोग शेयर करना नहीं चाहते थे। राजा महाराजा का पावर को कंसोलिडेट करते थे और उसके पीछे वो लॉजिक देते थे कि जब से अगर हम पावर को डाइवर्स कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्विक डिसीजन, क्या बोल सकते हैं कि क्विक डिसीजन नहीं हो सकता है, तेजी से कोई निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि पावर जब कंसोलिडेट रहेगी एक हाथ में तो डिसीजन बड़े ही क्या होते हैं, रफ्तार के साथ होते हैं। लेकिन हम जब चैप्टर को सिविक्स को ख़त्म करेंगे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ेंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ क्विक डिसीजन होने से भी एक लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र नहीं बनता है। डेमोक्रेसी स्लो है, लेस इफेक्टिव, लेस इफिशिएंट है, फिर भी डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इसके सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम भी होते हैं। ये चीजें हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में। तो ये हम समझ चुके हैं। लेकिन जब वर्तमान में लोकतंत्र इमर्ज होता है तो लोकतंत्र में ये चीजें मान ली जाती है कि लोग ही एक सरकार के सेंटर में होने चाहिए, लोग ही, लोगों को सेंट्रिक यानी पीपल सेंट्रिक ही व्यवस्था होनी चाहिए और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेसी में पीपल जो है रूल करते हैं खुद के ऊपर, वो भी अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्थाओं को बनाते हैं। और एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो डाइवर्स ग्रुप में बटी होती है और अलग अलग व्यूज को रिप्रेजेंट करती है। और हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने वोट के थ्रू अपने व्यूज को रखता है, अपने आइडियोलॉजी को रखता है और पब्लिक ओपिनियन के थ्रू ही गवर्नमेंट चलती है। तो यानी हम समझ चुके हैं कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स, यानी यह पावर जो है कंसोलिडेट नहीं होनी चाहिए, पावर बटी होनी चाहिए। अब वर्तमान समय में देखा जाए तो पावर लगभग इन अलग अलग फॉर्म्स में बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें, जैसे कि पहला है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में बटी होती है, बटी होते हुए हमें देखने को मिलती है। जैसे कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि इनकी फॉर्म में पावर बटी होती है और इन्हीं को बोला जाता है, इनको बोला जाता है आपका आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के अलग अलग क्या है, आर्गन्स है, गवर्नमेंट के डिफरेंट क्या है, आर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या कहलाता है, horizontal distribution of power, because it allow different organs of the government placed at the same level to exercise different power, यानी एक ही लेवल पे, एक ही स्तर पर, यानी कि चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये सब एक ही लेवल पे रहते हैं, परफॉर्म करते हैं और एक सेम पावर को, देखिए लेजिस्लेचर की पावर जो होती है वही एग्जीक्यूटिव की होती है, वही जुडिशरी की होती है, सब एक लेवल पे होते हैं और एक लेवल पे ये सभी आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पावर को एंजॉय, पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और इसका एक फायदा भी मिलता है, सब एक लेवल पे होने के कारण कोई भी नो कैन एंजॉय या एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस प्रकार जो सेपरेशन हुआ है जिसकी वजह से कोई भी अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और इस सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एक लेवल पे पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। अगर लेजिस्लेचर में कोई अगर कानून गलत बन रहा है तो इसको जुडिशरी देखती है, उस कानून का सही से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो उसको लेजिस्लेचर देखती है, जुडिशरी देखती है, मतलब हर एक को दो दो क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कोई सही गलत जो भी चीज़ें, जैसे एग्जीक्यूटिव कोई गलत काम कर रहा है तो जुडिशरी तुरंत उस पर जो है अंकुश लगाती है, जुडिशरी कुछ गलत करेगी तो ऐसे तमाम जो नियम बनते हैं वो आपके लेजिस्लेचर से बनते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आपके आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में पावर का बंटना ही आर्गन्स में पावर बंटना कहा जाता है, और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है, इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। दिस रिजल्ट इज अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, जिसकी वजह से अलग अलग इंस्टीट्यूशन में पावर का क्या रहता है, बैलेंस रहता है। लेवल्स में अगर बात की जाए कि डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, तो डिफरेंट ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट।
शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ तो दो ही प्रकार की सरकार हुआ करती थी, दो ही लेवल की सरकार हुआ करती थी, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। बाद में आपका 1992 में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के साथ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के साथ एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट यानी डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू एक लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट और रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि अर्बन और ये रूरल, ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकार बनती है, शहरी क्षेत्रों में जो सरकार बनती है। तो यानी कि 3 लेवल की सरकार है। इन लेवल का मतलब एक जो सबसे हायर टू लोअर, सबसे ऊपर, उससे नीचे, उससे नीचे, यानी पावर इसकी यहाँ शेयर होती है, इसकी यहाँ शेयर होती है, मतलब ये पावर इसको शेयर करता है, ये पावर जो है इसको शेयर करता है और ये पावर जो है इसको शेयर करता है। यानी कि पावर जो है अलग अलग आपके जो है लेवल्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है लेवल्स में। यानी कि सेंट्रल पावर किसको शेयर करता है, स्टेट को, स्टेट किसको शेयर करता है, लोकल को, लोकल जो है अपने यहाँ लोकल लेवल पे चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो अपने यहाँ के मैनेजमेंट को मेंटेन करती है। यानी कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल आर रीजनल लेवल, मतलब एक सरकार जो इंटायर कंट्री के आधार पे हो यानी पूरे देश के लिए हो और एक जो है अलग अलग स्टेट प्रोविंशियल लेवल पे हो। ये आपका बांटना क्या कहलाता है, पावर का बांटना डिफरेंट लेवल पे। इस जो जनरल गवर्नमेंट बनती है इंटायर कंट्री की जो बनती है वो कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। क्या कहलाती है, फेडरल गवर्नमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। और इंडिया की बात करें तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। ये गवर्नमेंट जो होती है प्रोविंशियल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उनको हम जो स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पावर जो है हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसलिए इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये पावर हायर टू क्या होती है, अलग अलग लेवल्स में। जब एक लेवल पावर बटी हो तो उसको डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जब अलग अलग लेवल पावर बटी हो तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर का बटना हम कहते हैं। अगला जो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पहला हमने पढ़ लिया ऑर्गन्स के फॉर्म में पावर बटी होती है, दूसरा क्या लेवल के फॉर्म में जो है पावर क्या होती है, बटी होती है। अब तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर बटी होती है। सोशल ग्रुप का मतलब समाज में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में भी पावर हमें बटी हुई देखने को मिल जाती है, पावर बढ़ती है। पावर में आल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो चाहे वो आपका लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, इनके बीच में भी पावर शेयरिंग होते हुए देखने को हमें मिलती है। और जैसे कि आप जो है बेल्जियम का जब केस पढ़ रहे थे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इसका था शानदार एग्जाम्पल था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू हमने पढ़ा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू हमने पढ़ा था कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई जो कल्चरल लेवल पे, लैंग्वेज रिलेटेड कल्चरल लेवल का मामला हो, लैंग्वेज का मामला हो, रिलीजियस मामला हो, इन सभी मामलों को देखने के लिए वो बनी थी। तो यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इज अ गुड एग्जांपल फॉर दिस अरेंजमेंट, यानी कि सोशल ग्रुप में जो पावर का शेयर करना है वो उसका हम समझ सकते हैं बेल्जियम में। बात करें कुछ देशों की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट होते हैं जिसमें कि जो सोशली वीकर सेक्शन होते हैं, चाहे वो वुमेन हो, महिलाएं हो, उनको जो है लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए तमाम चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप जानते हो कि SC ST जो रिजर्वेशन है वो भी आपका इसी में आता है। वुमेन का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये वुमेन क्या है, समाज का ही तो एक ग्रुप है। SC ST भी क्या है, एक समाज के ही तो ग्रुप है। इनको एम्पावर करने के लिए भी पावर की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो यही आपका जो अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का, यही कहलाता है कि पावर में शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप में। अब हम सोच रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ कंट्री, यानी कि इस सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है वो हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसके पीछे होने का जो कारण है वो ये है कि हम जानते हैं कि इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हम गवर्नमेंट में स्पेस दें, गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू द डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड बी फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। भाई जो एलिनेटेड फील करते हैं गवर्नमेंट से उनको एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको गवर्नमेंट में हम स्थान दें, और साथ ही साथ जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी फेयर शेयर दें हम पावर में। यानी कि माइनॉरिटी और जो अलग अलग जो सोशली वीकर सेक्शन है उनका भी, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, उनको फेयर शेयर दिलाने के लिए पावर की शेयरिंग होती है अलग अलग सोशल ग्रुप में, चाहे वो SC ST हो, वुमेन हो, माइनॉरिटी हो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, ये सारी चीज़ें हमें इसमें आती है। लास्ट टॉपिक है कि पावर कैन बी शेयर्ड बाई पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट, यानी कि इसमें भी पावर की शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, प्रेशर ग्रुप में, मूवमेंट में। हम जानते हैं कि कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, भाई ये लोग जो है चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप हो, मूवमेंट्स हो, ये पावर को कंट्रोल करते हैं।
गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई अगर हम जानते हैं कि तमाम मूवमेंट लॉन्च होते हैं, गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज आती है, जैसे फॉर्म बिल आया था, फॉर्म बिल आया था तो किसी को कुछ गड़बड़ लगा तो एक एसोसिएशन बनता है, मूवमेंट बनता है, गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध होता है, मार्च, आंदोलन, तमाम चीज़ें होती हैं, फाइनली गवर्नमेंट को अपना जो है बैकफुट पे आना पड़ता है। यानी कि गवर्नमेंट के डिसीजन को ये लोग क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और डेमोक्रेसी की बात करें, सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर। और हम जानते हैं डेमोक्रेसी में नागरिकों के पास स्वतंत्रता होती है कि जो अपने मतलब अलग अलग कंटेंडर्स को, दावेदार को, जो कि पावर के लिए अलग अलग दावेदार को चूज करने की उनकी क्या होती है, फ्रीडम होती है। और बात करें कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज की बात करें तो वो अलग अलग कंपटीशन भी क्रिएट होता है, अलग अलग पार्टीज, जैसे कंपटीशन में पावर जो है भाई अगर कंपटीशन हो रहा है तो भाई तमाम हर व्यक्ति स्वतंत्र है कि हम अपने कंटेंडर को चूज कर सकें। और वो कंटेंडर्स अगर एक बार चूज हो गया जरूरी कि वो जिंदगी भर रहेगा, वो बदल भी सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही कंटेंडर होता है, तमाम कंटेंडर्स होते हैं और तमाम कंपटीशन होते हैं। और इसी कंपटीशन की वजह से हम ये जानते हैं कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, पावर एक हाथों में हमेशा नहीं रहती है। लॉन्ग रन की बात करें कि पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कंटेस्ट इलेक्शन। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर। भाई दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज क्या अलायंस बनाती हैं, संगठन बनाती हैं, ग्रुपिंग करती हैं, गठबंधन करती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं, जीतती हैं, जीत कर कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं, मतलब सरकार बनाने से पहले अलायंस बनाती हैं, सरकार बनने के बाद कोलिजन गवर्नमेंट बनाती हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं उसमें हम देख रहे हैं पावर का पॉलिटिकल पार्टी आपस में क्या करती हैं, शेयर करती हैं। प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट की बात करें, जो ट्रेड यूनियन हो गया, बिजनेस यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्म यूनियन हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए, हर व्यक्ति यूनियन बना के गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या करता है, प्रभावित कर सकता है, अपने इंटरेस्ट की बातों को क्या कर सकता है, रख सकता है। यानी कि हम समझ चुके हैं दे आल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज ऑफ ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयरिंग है, प्रेशर ग्रुप के बीच में पावर शेयरिंग है, मूवमेंट्स के बीच में पावर शेयरिंग होते हुए हमें देखने को मिल जाती है। और इन सभी एस्पेक्ट के थ्रू हम समझ चुके कि 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला कौन सा है, हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर की हमें शेयरिंग देखने को मिलती है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में। अलग अलग लेवल के बीच में पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है हमें कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में। अलग अलग सोशल ग्रुप में हमें पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को मिल जाती है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में। और वहीं पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में भी पावर की शेयरिंग होते हुए देखने को हमें मिल जाती है कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में। आर्गन में जो पावर की शेयरिंग होती है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेवल की बात करें सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पावर की शेयरिंग होती है। सोशल ग्रुप मतलब SC, ST, वुमेन, माइनॉरिटी, इन सबको पावर शेयरिंग करना ही क्या है कि पावर शेयरिंग सोशल ग्रुप में भी शेयर होती है। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, अलायंस, कोलिजन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख सकते हैं। ट्रेड यूनियन, बिजनेस यूनियन, फार्म यूनियन, तमाम चीज़ें बनती हैं और गवर्नमेंट के डिसीजन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को क्या कर लिया, बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कस कर लिया। एक आपका होमवर्क हम आपको देते हैं और इसको आप बताएंगे और इसके सभी एस्पेक्ट को आप पता भी होगा क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा है। और इसको आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, पिन करेंगे। और इसको जो है एक ये हो गया, एक आपका इसके पीछे 2 क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, दोनों के जवाब को आप कमेंट सेक्शन में पिन करने का प्रयास करिए। पहला है कि ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है, जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसको आपको इसमें देखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोलिजन गवर्नमेंट इज ट्रू। यानी कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर देंगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास करेंगे। और इस तरीके से हमने पावर शेयरिंग जैसा एक क्रूशियल लेसन के सभी एस्पेक्ट को अकॉर्डिंग टू NCERT लाइन बाय लाइन हमने क्या कर लिया, विद इन 1 सेशन डिस्कस कर लिया, जान लिया, समझ लिया। तो आई होप आप अब तक जितने भी टॉपिक को डिस्कस किए और उन सभी टॉपिक्स को आपने तैयार भी कर लिया होगा। और इस तरीके से आप देखिए, जब आप फुल डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक्स पे
तो उस फुल डिस्कशन में आपके 2 फायदे होते हैं। पहली बात कि आपकी पूरी लाइन बाय लाइन डिस्कशन आप कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि आप उस पूरे चैप्टर के सभी एस्पेक्ट को फुल्ली फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं, और आंसर राइटिंग करते समय काफ़ी आपको मदद मिलती है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन देखा, मीनिंग देखा, केस स्टडी बेल्जियम देखा, केस स्टडी ऑफ श्रीलंका देखा, पावर शेयरिंग की नीड देखा, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखा, और फाइनली कुछ हमने एमसीक्यूज भी देखा। तो इस तरीके से हमने सभी एस्पेक्ट को, एक एक टॉपिक को हमने इस 7 पेजेस के, जो कि एनसीईआरटी में हमें देखने को मिल रही थी, इन सभी 7 पेज के सभी टॉपिक्स को एक एक लाइन करके हमने क्या किया, डिस्कस किया, समझा, जाना और तैयार किया। अब इसी तरीके से हम सिविक्स के सभी लेसन, चाहे पावर शेयरिंग हो, फेडरलिज्म हो, जेंडरिज्म कास्ट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हो, सबके हम लोग डिटेल डिस्कशन को करने वाले हैं, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को करने वाले हैं। क्योंकि वन शॉट में आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने की बारी आती है तो आपके पास कीवर्ड्स नहीं रहते हैं, आपके पास जो है वोकैबुलरी नहीं रहती है। जब वोकैबुलरी नहीं रहती है तो आप शानदार आंसर राइटिंग को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, वन शॉट भी जरूरी है, और एक एक टॉपिक को अगर से एक बार जो है कंप्लीट जो है रिवाइज कर लेते हो एक बार, तो आपकी आंसर राइटिंग में जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठते हो तो आंसर राइटिंग करते में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू, और आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर दबा के कर सकते हो। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।